कैमरा ऑन कर लो। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी इशू है। मैंने दूसरे वाईफाई से भी कनेक्ट किया तो भी नहीं ठीक से काम कर रहा है ये। अच्छा, जो बच्चे ज्वाइन किए मुझे सुन सकते हैं क्या? हैंड रेज करके बताएंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस ठीक मैम। है। यस फिर हम मैम। शुरू करते हैं क्योंकि अभी इतना इशू है नेटवर्क का। पहले तो क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ऊपर से मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। जिन्होंने कैमरा ऑन किया मैं उनको भी नहीं देख पा रही हूँ एक्चुअली। तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। पहले डेलीगेशन ही पढ़ना था हम लोगों को। ठीक है, ये कहाँ से पढ़ना था? हु विल टेल मी? क्या क्या हो चुका था मुझे बता दीजिए बस। एनीबॉडी इन द क्लास इफ यू कैन हियर मी, हैंड रेज करो। मैं अनम्यूट कर दूंगी अगर आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो। अनम्यूट तो कर सकते हो। यस। यस मैम। हाँ, एक बताओ मनीष, कहाँ से शुरू करना था इसको? मतलब कहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं? ये सब हो चुका है क्या? डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर। यस मैम, फ्रैक्शन हो चुके हैं। ठीक है, एक मिनट में और आगे यस चलती मैम, हो हूँ। चुका है। मैम पीडीएफ दिख नहीं रहा है, शेयर नहीं हो रहा है पीडीएफ इसमें। नहीं दिख रहा है क्या? शेयर कर रखा है, रुको एक मिनट फिर से शेयर करती हूँ। नो मैम, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है। अभी दिखा? नो मैम। हाँ, कोई बात नहीं। और ये सब कुछ नेटवर्क की वजह से हो रहा है। ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने स्क्रीन। ठीक है, मैं पूछती हूँ, तुम लोग बताओ कि कहाँ तक हो चुका है। ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स डेलीगेशन। हाँ, ये भी हो चुका है मेरे ख्याल से। सबऑर्डिनेट्स के पार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है किसी डेलीगेशन को एक्सेप्ट करने में? ये भी हो चुका है। यस मैम, ये भी हो चुका है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो चुका है। इफेक्टिव डेलीगेशन हो चुका है। मुझे जैसे याद आ रहा है, बस मुझे बताना एक बार। ये सब हो चुका है। हाँ, आई थिंक एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और यूनिटी ऑफ कमांड के बाद शायद करना है हम लोगों को। यस मैम, ये यहाँ से यही से मैम। करना है। ठीक है, चलो। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं पर मैं उनको इन नहीं करवा पा रही हूँ। बहुत सारे इश्यूज है। म्यूट कर लीजिए सब लोग खुद को। ठीक है, चलो यही से शुरू करते हैं। सेकेंड, वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी। मतलब जब भी हम किसी को टास्क असाइन करते हैं तो उसको उसका जितना भी उसको पावर देना है, जो भी उसको अथॉरिटीज असाइन करनी होती है, ये भी हम उसको अच्छे से बता देते हैं कि आपका क्या एक्सटेंट है, क्या आपके लिमिट है, किसके अंदर रह करके आपको सारे काम करने पड़ेंगे, ताकि वो ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज ना हो और सबऑर्डिनेट्स को प्रॉब्लम नहीं हो वो काम करने में। राइट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑथोरिटी मतलब सेम ऑथोरिटी दो लोगों के पास है एक ही काम को करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इफिशिएंटली ह्यूमन रिसोर्सेज को और अदर रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वेल डिफाइंड ऑथोरिटी भी दिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्लैरिटी हो कि हमको मेरा क्या एक्सटेंट है, किस लिमिटेशन में रह के मुझे ये काम कंप्लीट करना है। ऑथोरिटी लेवल प्रिंसिपल मतलब हो गया कि दे आर डिफरेंट वेल डिफाइंड हायरार्की है और हर एक हायरार्की का जो ऑथोरिटीज है वो क्लियर कट है, वेल डिफाइंड है। तो कोई भी चीज उसके बाहर के स्कोप में नहीं जाती। जो भी आपकी ऑथोरिटीज है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मच थिंग्स ओनली। ठीक है, दैट इज ऑथोरिटी लेवल प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता ही है कि अगर सीनियर कोई काम देता है जूनियर को तो वो एक ही सीनियर देता है। मल्टीपल टास्क तरफ से अगर डेलीगेशन होगा तो वैसा डेलीगेशन फिर इफेक्टिव डेलीगेशन नहीं कहलाएगा।
हाँ वो कर रही हूँ। ओके ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तुम लोगों को? किसी ने हैंड रेज किया था, अमृता, डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। यस प्रियंका, यस प्रियंका बोलो, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? मैंने अनम्यूट किया है, बोलो। प्रियंका, मनीष, मैम आपका आवाज क्लियर नहीं मैम, कुछ भी समझ नहीं अभी आ आ रहा रही मैम। मेरी आवाज? नहीं है क्लियर ना? देखो नेटवर्क का इशू मैम है। कट मैंने इसको करके अपने आ रहा है। हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट किया है तो भी नहीं काम कर रहा है। तो मुझे लगता है आज प्रॉब्लम होगी क्लास में। अभी कुछ आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा मैम। ठीक है, रहने दो फिर। मैं ये क्लास यहीं अभी ओवर करती हूँ। अगर ठीक हो गया 5-10 मिनट में तो फिर से रीस्टार्ट करके आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही होगा फिर, मुझे लगता है अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो आई विल मैसेज यू, देन आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो अटेंडेंस के लिए काम करिए, ओके मैम। स्क्रीनशॉट मुझे एक लेकर के एक कोई भेज दो अभी, राइट? एक और बच्चा है कोई, बैच 2 की श्रुति है, 29 रोल नंबर, मैंने उसको भी इन किया है। लेट हर ज्वाइन। एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। अगर ये ठीक हो जाता है 5-10 मिनट में तो मैं वापस से मैसेज कर। एक मिनट रुको रुको, सर बोल रहे हैं आ गया। अभी मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? मनीष, यस मैम। अभी प्रॉपर है? अभी नो मैम। अभी भी नहीं आ रही है? मैम बीच बीच में कट रहा है। अभी अभी बताओ, राइट नाउ, अभी तुरंत मैंने कनेक्ट किया फिर से इसको लैंड से। ठीक है मैम, थोड़ा ठीक है, देखते हैं। ठीक यस है मैम, मैम, अब ठीक है। आपका ठीक है, वीडियो भी चल रहा अभी है। ठीक रहेगा, ठीक है। मैं फिर से शेयर करती हूँ। यस मैम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सब हो गया, मैंने अभी बताया। समझ में नहीं आया तो वापस से पूछो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना सुना और कितना नहीं सुना। यस प्रियंका, कैमरा ऑन करो, या नॉट विजिबल। प्रिया रानी, या लगता है ऐसे याद हो रहा है। हाँ प्रियंका, कुछ बोलना है क्या? मैम उस टाइम मेरा माइक्रोफोन म्यूट वगैरह मतलब नहीं हो रहा था ना, कैमरा हो रहा था। ये बोल रहे थे मैम रीजॉइन कर ले। ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना? मैं अंदर तो इन कर ही लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने अभी डिफाइन किया, एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, ये ट्रांसफर नहीं होती है कहीं पे भी। जिसके पास वो काम पहली बार जाता है, ही इज द अकाउंटेबल फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी अगर इफेक्टिव डेलीगेशन चाहते हैं आप, डेलीगेशन मतलब आप चाहते हैं कि आपने जो काम दूसरे को किसी को दिया वो काम अच्छे तरीके से हो, वैसे ही हो जैसे आप चाहते हैं, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मल्टीपल बॉसेस उसको डायरेक्शंस देंगे, ऑर्डर्स देंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो इफेक्टिव डेलीगेशन नहीं हो पाएगा। These are the elements for effective delegation, ठीक है ना? Principles for effective delegation. Now well defined limits of authority, यानी जब आप किसी को डेलीगेट करते हैं टास्क, देन आप उसको ऑथोरिटी भी देते हैं। सो उसको क्लियरली बता दीजिए कि आपकी कितनी ऑथोरिटी है, किस एक्सटेंट तक आप यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, मैन पावर को, टाइम को, वट एवर ऑथोरिटी आप उसको दे, डिसीजन मेकिंग को, तो कहाँ तक का आपका लिमिटेशन रहेगा डिसीजन लेने के लिए भी। ये एकदम से क्लियर कट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि दो सबऑर्डिनेट्स को एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जैसी ऑथोरिटी देंगे तो काम भी आपका क्या हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तो दैट बिकम्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइमिंग एंड अदर थिंग्स, राइट? इसीलिए देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग ऑफ एनी थिंग्स। एंड ऑथोरिटी लेवल प्रिंसिपल का मतलब हो गया मैनेजर्स, हर एक लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। और उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो अपने ऊपर के लेवल के जुरिस्डिक्शन को जाए। देयर शुड बी नो टेम्पटेशन टू रेफर टू देयर सुपीरियर्स डिसीजन, यानी जो डिसीजंस पोदार सर लेते हैं वो डिसीजंस मुझे नहीं लेने चाहिए। समझ में आया? मुझे मेरे लिमिटेशंस के डिसीजंस लेने चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? क्या है
ऑथोरिटी लेवल प्रिंसिपल, सबका अपना अपना ऑथोरिटीज है, आपको उसके अंदर ही रह करके अपना काम खत्म करना चाहिए। यू शुड नॉट एक्सीड योर ऑथोरिटी अनलेस इट इज गिवन टू यू, राइट। अब आते हैं हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। क्या है सेंट्रलाइजेशन? आपको मालूम है कि सेंट्रलाइजेशन व्हाइल ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज centered at one point in any organization or anywhere, it is known as centralization. And decentralization, when the decision making power is distributed, it is dispersed throughout the hierarchy, throughout the organization. अलग अलग हायरार्की पे की पर्सन है और उनके पास ऑथोरिटी है अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी डिसीजंस लेना वो खुद ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। यानी कि एक्सटेंड और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में कुछ ये भी हो सकता है कि एक तो एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन हो जहां पे कोई पावर दूसरे को, कोई अथॉरिटी दूसरे को दी ही नहीं गई हो, और एक क्या हो, एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कंप्लीटली आपने फ्री छोड़ दिया हो। फ्री रेन बोलते हैं जिसको, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, जहां पे हर एक आदमी अपना अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और उसके बीच का एक बहुत सारे बीच के उसके हो सकते हैं अप्रोच, जिसमें आप सर्टन लेवल्स पे, अगर इफ नॉट कंप्लीटली देन इसका सर्टन लेवल्स पे आप डिसीजन मेकिंग इनेबल करो, सर्टेन लोगों को वो ऑथोरिटीज दो कि वो अपने काम को दे सके और अपने जूनियर्स को भी गाइड कर सके, ये भी हो सकता है। तो अब एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन एंड एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का भी रास्ता है कि आप कुछ एक हायरार्की पे जो की पर्सन से बस आप उन्हीं को दे रहे हो, अगर सबको आप नहीं भी दे रहे हो ऑथोरिटीज डिसीजन मेकिंग के लिए तो भी, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस है जिससे आप अपने काम को करवा सकते हो ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज वन एंड सेम थिंग। इज इट सो? किसी को आप लोगों में लगता है क्या डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या करते हैं आप, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो आप डिस्पर्स कर रहे हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और डेलीगेशन में भी आप जिसको काम दे रहे हो उसको आप ऑथोरिटीज दे रहे हो कि डिसीजन मेकिंग आप उसको एबिलिटी इनेबल कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो कि आप ले सकते हैं। तो लगता है कि सेम है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। जैसे जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज्यादा बड़ा स्कोप है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा स्कोप है डिसेंट्रलाइजेशन। और डेलीगेशन क्या है, एक मीन्स है जो जिस मीन्स से, जिस सोर्स से हम अपने ऑथोरिटी को ट्रांसफर करता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिफ्यूजेस द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने इसको डिस्पर्स कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, लोगों को इनेबल कर दिया डिसीजन लेने के लिए। लेकिन डेलीगेशन का मतलब होता है आपने अपने कुछ काम को शेयर किया और सिर्फ उसी पॉइंट को ऑथराइज किया है वो काम करने के लिए। समझ में आया? पहला डेलीगेशन जो होता है वो क्या होता है कि आप पावर को थोड़ी देर के लिए किसी को देते हैं, वापस से आप उसको ले भी सकते हैं, राइट। यानी टेम्पररीली आप क्या करते हैं, डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, इसीलिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑथोरिटीज भी देते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब आप बहुत बार ये करते हैं, व्हेन यू आर श्योर कि अब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, अब जो आपके जूनियर्स है वो अच्छे से ये काम कर सकते हैं, सारे लेवल पे जो लोग हैं वो काफी मैच्योर हो गए, देन यू डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज। तब आपका ये एंड रिजल्ट होता है। डेलीगेशन का एक तरह से रिपीटेड प्रोसेस करने के बाद दिस मे बी एंड रिजल्ट कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। जब आप रिपीटेडली बहुत बार ये काम कराते हो लोअर लेवल से, देन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि अब हमारे जो जूनियर्स है काफी सक्षम है और आप क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का निर्णय ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि जो डेलीगेशन है वो टेम्पररी एक व्यवस्था है अपने काम को करवाने का, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज अ परमानेंट वे, राइट। नेक्स्ट क्या है, डेलीगेशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, यानी डेलीगेशन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब फुल ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को आप डिस्पर्स करते हैं तब वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन डेलीगेशन कंट्रोल। डेलीगेशन जब हम देते हैं, यानी किसी को जब मैं अपना कुछ काम शेयर करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही उसको अथॉरिटी देती हूँ काम करने के लिए। लेकिन डेलीगेशन जब होता है तो कंट्रोल सीनियर के पास ही रहता है, यानी वो फीडबैक लेता रहता है, वो आपसे रिपोर्टिंग करता रहता है, वो आपको ट्रैक करता रहता है कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं काम किया, या किस तरीके से आप काम कर रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हैं
जैसे एक्सपेक्टेड था या नहीं काम है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर अभी भी किसके पास है, जिसने आपको डेलीगेट किया, यानी कि सब सुपीरियर के पास, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम कंट्रोलिंग पावर भी दे देते हैं। जहां जहां हमने डिसीजन मेकिंग का ऑथोरिटी दिया है वहां वहां हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोलिंग पावर भी वहां से शिफ्ट हो जाता है और उस हायरार्की लेवल पे चला जाता है। समझ में आ रहा है ये? क्लियर हो रहा है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेलीगेशन में कंट्रोल अभी भी सुपीरियर के पास है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है जिनको उसके लिए ऑथराइज किया जाता है काम करने के लिए। वैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर हो या की पर्सन हो, उनके पास कंट्रोलिंग पावर भी चला जाता है। नाउ डेलीगेशन इज अ मस्ट। यस कृत। मैम ये फर्स्ट पॉइंट में डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज अ डिवोल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, रुको ठीक से पढ़ो उसको, फर्स्ट पॉइंट है ना। फर्स्ट में मैम डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन डिवोल्यूशन। ऑफ अथॉरिटी, यानी डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं, अपनी Yes, ma'am. अथॉरिटी को शेयर करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। वाइल डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिजल्ट है इसका, यानी जब आप रिपीटेडली ये काम करते हैं, देन व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट योर जूनियर्स, अबाउट योर सबऑर्डिनेट्स, तो आप क्या करते हैं, उनको परमानेंटली ये एक डिसीजन मेकिंग का आप क्या करते हैं, उनको दे देते हैं एक अथॉरिटी कि यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड यू आर now from now onward you become responsible for this thing, and controlling power भी हम आपको देते हैं। यानी कि जब ये बार बार करते हैं हम, टेम्पररीली जब हम ऑथोरिटी ट्रांसफर करते हैं और बार बार हमारा काम सही से हो जाता है, तो कभी जाकर के मैनेजमेंट ये निर्णय ले सकता है कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग कैसे होगा, कंप्लीट ऑथोरिटी हम कब देते हैं, जब शुरू में हमको भरोसा चाहिए तो हम छोटे छोटे टास्क डेलीगेट करके चेक करते हैं कि क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। समझ में आया? मैम ये मैम डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन, इसको हायरार्की प्रोसेस से भी अगर कह सकते हैं क्या? हायरार्की प्रोसेस से मतलब मींस अपने अथॉरिटी को किसी के ऊपर ट्रांसफर करना। हाँ तो मीन्स ट्रांसफर मीन्स मान लीजिए कि हम कोई वर्क कर रहे हैं और हम अपना आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर कर रहे हैं, और वो भी तीसरे पर्सन को शेयर कर रहा है, मतलब हाँ, कि कर सकता है। सीनियर अपने hierarchy सबऑर्डिनेट्स को कर सकता है, बिल्कुल। हायरार्की तो है ही, डेलीगेशन के लिए वेल डिफाइंड अथॉरिटी तो होना ही चाहिए। अभी तो मैंने बताया इफेक्टिव डेलीगेशन में देयर शुड बी वेल डिफाइंड अथॉरिटी हायरार्की, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन डेलीगेट कर सकता है और किसका काम कौन करेगा। आप आपस में डेलीगेट करिए, हो सकता है वो आपको सीरियसली ले, हो सकता है वो आपको सीरियसली नहीं ले, लेकिन सीनियर जब जूनियर को देता है तो क्या वो हर बार सीरियसली लेता ही है ना, उस काम को करता ही है ना। यस मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। डिस्पर्स करने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, हर जगह उसको इनेबल करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड पॉइंट हो गया था, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। थर्ड भी हो चुका था कि कंट्रोल डेलीगेशन में सुपीरियर के पास ही रहता है, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट पे था डेलीगेशन इज अ मस्ट फॉर मैनेजमेंट। डेलीगेशन मैनेजमेंट के लिए मस्ट है, मतलब मैंने जो एक दिन बोला था कि मजबूरी भी है, यानी कि आपके पास बहुत सारे टास्क है तो आप अकेले उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करोगे ही करोगे, ताकि वो काम उसी टाइम में उसी समय खत्म हो जाए जिस समय उसको होना चाहिए, राइट। तो डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन एक जरूरी हो जाता है, जरूरी, ये व्यवस्था बहुत जरूरी है कहीं के लिए भी जहां आप टीम में हैं और आपके पास मल्टीपल टास्क है, तो आप उसको शेयर करिए और काम करवाइए। समझ में आ गया? जरूरी चीज है ये, जरूरी टेक्निक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मैंडेटरी तो नहीं है ना। डेलीगेशन इज अ मैंडेटरी टेक्निक जिससे आपका काम होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम ट्रांसफर करते हो, उनको ऑथराइज करते हो, एंड दे विल इन टर्न अकम्प्लिश योर टास्क, राइट। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास बहुत सारे काम आ जाए तो मैं किसी जूनियर के साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर एक साथ बहुत सारा काम आ जाए, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए टाइम, जो लिमिटेड टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर, ठीक है। इसीलिए डेलीगेशन एक मैंडेटरी व्यवस्था है। ऑर्गेनाइजेशन में भी, इनफॉर्मली भी, हम अपने फैमिलीज में भी देखते हैं जिससे काम हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है, या तो आप सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट रखिए या फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं
तो आप डिसेंट्रलाइज करिए। अगर आपको लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से बेहतर है सेंट्रलाइज इंतजाम, मेरे यहाँ ज्यादा अच्छे से काम हो पाता है, तो आप क्या करिए, सेंट्रलाइज रखिए। नाउ अगेन, degree of centralization and degree of decentralization depend upon the complexity, size, nature of business. ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 5th पॉइंट, डेलीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि डेलीगेशन एक टेक्निक है मैनेजमेंट का जिसके हेल्प से वो काम को करता है। व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन बोथ फिलॉसफी एंड टेक्निक, फिलॉसफी करने का मतलब है बिलीव, इफ मैनेजमेंट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन देन ओनली ही कैन डिसेंट्रलाइज। अगर उसको लगता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है दे आर केयरलेस, दे कैन नॉट डू देयर वर्क, और उनको जब तक हम बोले नहीं, सुपरवाइज नहीं करें, तब तक वो काम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे फिलॉसफी वाले मैनेजमेंट कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाते, देन ऑलवेज दे गो फॉर सेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन एक तरीका है काम को करवाने का, व्हाइल डेलीगेशन टेक्निक भी है और फिलॉसफी भी है, यानी मैनेजरियल बिलीफ भी है। यस प्रियंका? मैम ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट है उसमें मे नॉट डिस्पर्स ऑथोरिटी में, मतलब कहाँ पे थी तुम? अच्छा, वही है डिसेंट्रलाइजेशन, ये ऑप्शनल, ठीक है ना? ऑप्शनल मतलब ये आपके इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। टॉप मैनेजमेंट के पास ये एक ऑप्शंस होता है, अगर उसको सेंट्रलाइजेशन रखना है तो वो सेंट्रलाइजेशन कर सकता है, अगर सेंट्रलाइजेशन करेगा तो वो क्या करेगा, अथॉरिटी को डिस्पर्स करेगा। प्रियंका, करेगा अथॉरिटी को डिस्पर्स सेंट्रलाइजेशन में? वेयर इज प्रियंका नाउ? या सेंट्रलाइजेशन में क्या वो डिस्पर्स करेगा अपने अथॉरिटीज को? करेगा मैम। मनीष करेगा? क्या सेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट अपने अथॉरिटीज को डिस्पर्स करेगा ऑर्गेनाइजेशन में? नो मैम। शुभम, आपने भी हैंड रेज किया था। शुभम? नो मैम, सेंट्रलाइजेशन में तो पावर बिल्कुल नहीं करेगा, यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे डेलीगेशन जो है वो क्या है, डेलीगेशन एक मस्ट है, मैंडेटरी है। यस, मैंडेटरी हो गया, हम लोग आंसर कर चुके हैं। अब जिनका गलत हुआ वो खुद देख लीजिए। डेलीगेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिसके कारण सुपीरियर सबऑर्डिनेट के हेल्प से उस काम को परफॉर्म कर पाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, यानी अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो डिस्पर्स करे, डिस्पर्स करेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। मैनेजमेंट चाहे तो सारे अथॉरिटी, सारे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, सारा कमांड अपने हाथ में रखे, तो क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट डिस्पर्स अथॉरिटी, मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर वो करता है तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अगर वो नहीं करता है तो सेंट्रलाइजेशन होता है। समझ में आया? यही था ये पॉइंट, मे और मे नॉट, चाहे तो करेगा, करेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, चाहे तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेलीगेशन ये हो चुका है। डेलीगेशन एक टेक्निक है, वाइल जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टेक्निक भी है और साथ ही मैनेजमेंट बिलीफ भी है, फिलॉसफी भी है। मैनेजमेंट के बिलीफ पे डिपेंड करता है कि वो ये दोनों में से कौन से तरीके को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुनना चाहता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन के? अगर एडवांटेज होंगे तो ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि डिपेंड करता है नेचर, टीम साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है ना? इन सब चीजों पे डिपेंड करता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका। कोई भी एक अप्रोच सही नहीं है, कोई भी एक अप्रोच गलत नहीं है, ठीक है ना? दैट डिपेंड्स कि अभी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, जो नेचर ऑफ टास्क है, जो टीम का साइज है, वो डिमांड क्या करता है, वो डिमांड सेंट्रलाइजेशन करता है या वो डिमांड डिसेंट्रलाइजेशन करता है। किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं एंड रिजल्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है ना? उस बात पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ये ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन बहुत खराब है, लेकिन अगर आपका कंपनी का साइज बहुत बड़ा है तो आपको ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारा यही ब्रांच अलग अलग शहरों में पूरे भारतवर्ष में फैल जाए तो क्या एक जगह से सारा कुछ कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। मतलब अगर आप कंट्रोल करेंगे भी तो, अगर आप सेंट्रलाइज प्रोसेस रखेंगे तो भी आपको अलग अलग हेड पे, अलग अलग ब्रांचेस पे मैनेजर्स रखने होंगे और उनको उतनी अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ताकि वो अपने ब्रांचेस को ठीक से रन कर सके। समझ में आया?
यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, लेकिन वो पॉलिसी हर जगह एग्जीक्यूट हो और इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए तो किसी एक को रिस्पॉन्सिबल बना के डालोगे ना आप उस ब्रांच पे, या एक आदमी हर जगह रह सकता है उस काम को कंट्रोल करने के लिए? नहीं रह सकता। यस, तो जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देन आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? रिलीफ टू द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, जो सबसे हायर ऑर्डर के लोग हैं, उनके लिए क्या है, एक रिलीफ की बात है। उनको क्या रिलीफ होता है कि वो अपने काम को, पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को या फिर किसी और रूटीन ऑपरेशनल टास्क को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, दूसरे लोगों को कंप्लीटली ऑथराइज कर सकते हैं कि यू पीपल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वो फोकस कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे या फिर बिजनेस एक्सपेंशन पे, या बिजनेस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं उन सब चीजों पे वो फोकस कर सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट अननेसेसरी के जो रूटीन टाइप ऑफ ऑपरेशनल डिसीजन है उससे फ्री हो जाएगा, तो उसका वर्कलोड शेयर हो गया हमेशा के लिए मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को कैसे मोटिवेशन मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन से? डिसेंट्रलाइजेशन से सबऑर्डिनेट को ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपको हमने हमेशा के लिए ऑथराइज कर दिया सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और इसको करने के लिए जो भी आपको करना, आपको खुद रास्ता चुनना है कि किस रास्ते से हम ये काम करेंगे, खुद आपको ये चुनना है कि कितना रिसोर्सेस हम इसमें यूटिलाइज करें। तो somehow you are making them both रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज यू कीप देम मोटिवेटेड। रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे? क्योंकि आपने उनके कंधे पे जिम्मेदारी दे दी, ठीक है ना, और ये भी बोले कि तुम देखो तुम्हें कैसे करना, और रिजल्ट तो अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे होगा तो फिर वो आपको फायर भी कर सकते हैं, इसीलिए यू मेक देम रिस्पॉन्सिबल। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, मन लगा के काम करेगा, और साथ ही वहां से उस काम को करके उसको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खासकर इन्वॉल्व है अब उस काम को करने में, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकता है, इसीलिए उसको वहां से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसका मोरल हाई रहेगा। और एक और सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन का एक और कारण है कि उसको लगेगा कि मैं एटलीस्ट इस लायक हूं कि मुझे ये काम के लिए असाइन किया गया है, राइट, तो मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। एटलीस्ट मैनेजमेंट ये सोचती है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे असाइन मी दीज थिंग्स। तो इससे क्या होता है कि that it fosters team spirit, ठीक है ना, टीम मेंबर्स काफी क्लोज आकर के अपने काम, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढते हैं और फिर करते हैं, तो पूरे सबऑर्डिनेट्स मोटिवेटेड होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन उनको इससे मिलता है। क्विक डिसीजंस, क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज जब भी किया जाता है तो डिसीजन मेकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी को दिया जाता है जहां आसपास ये काम करना होता है, यानी decentralization में authority to make decisions are placed in the hands of those who are responsible for executing those decisions। उन्हीं के हाथ में ये responsibility डाली जाती है, उनको ही ये authority दी जाती है जिनको वो काम actually execute करना होता है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को हमने कुक हायर किया और कुक को बोला कि तुम्हारी जो मर्जी, तुम नाश्ते खाने और डिनर में ये बना लेना जो तुमको मन ठीक लगेगा, उस तरह से तुम खाना बना लेना, तो वो बना देगा। लेकिन आपने कुक हायर किया और बोला कि रोज हमसे पूछ के बनाना, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक नहीं बनाना, तो क्या करेगा? वो वेट करेगा ऑर्डर का, राइट। तो ऑर्डर का वो वेट कर रहा है, जब तक आप उसको दे नहीं देंगे कि क्या करना है तब तक वो वेट करता रहेगा, तो डिसीजन क्विक होगा या डिलेड होगा? डिलेड होगा, राइट, क्योंकि ही इज वेटिंग फॉर ऑर्डर, समबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव हिम कि क्या क्या बनना है, मेन्यू उसको बताएगा तब जाके वो बनाएगा, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी को दे देंगे ये ऑथोरिटी जिसको खाना बनाना है कि भाई तुमको जो समझ में आता तुम कर लो, तो क्या होगा? वो जल्दी डिसीजन ले लेगा कि क्या करना है। समझ में आया? तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन में कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते हो तो आप उसको ऑथराइज कर देते हो कि तुम डिसीजन लो, तुमको जो काम करना उस काम से रिलेटेड डिसीजन तुम खुद ही लो, तो वो क्विक हो जाता है। ही doesn't need to wait for some order or somebody else कि हमें क्या करना है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे रेड टेपिज्म हमने पढ़ा था इससे पहले भी। रेड टेपिज्म क्या होता है? रेड टेपिज्म कौन बता सकता है? हैंड रेज करना। यस, मैं अनम्यूट करूंगी। रेड टेपिज्म प्रियंका, या मैम it is a kind of regulations and rules रूल रेगुलेशन का बहुत अधिक कंट्रोल, बहुत अधिक स्ट्रिक्ट वे में काम करना, ठीक है ना, रेड टेपिज्म होता है। वेरी गुड। तो इट अवॉइड्स रेड टेपिज्म एंड डिलेज। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं है जो हमने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में देखा था, इट इज समहाउ फ्लेक्सिबल, और ये
डिसीजन लेना चूंकि क्विक हो गया है क्योंकि उसी को लेना है जिसको करना है, तो क्या होता है, डिलेस को अवॉइड करता है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी क्या करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, यस रविराज। मैम, रेड टैपिज्म रिफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन और यही अभी हमने बात किया, यही बोला प्रियंका ने भी, यही मैंने भी समझाया कि जो एक्सेसिव कंट्रोल है, जो एक्सेसिव स्ट्रिक्टली यूज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको अवॉइड करना, रेड टैपिज्म वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले हम, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि जब डिसीजन मेकिंग अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट पे आपने इनेबल कर रखा है, तो मैंने कहा था जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो फ्री है। वो किस चीज के लिए फ्री है, आपको एक्सपेंशन करना है, आपको ग्रोथ करना, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना, आपको नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, आपको अलग सर्विसेज लॉन्च करना है, आपको किसी और एरिया में एक्सप्लोर करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम के लिए फ्री है। ऑल आर इक्विप्ड, ऑल आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। किसी को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सुपरवाइज करने की जरूरत रहती तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, तो फिर सेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है ना, जहां पे हर चीज सुपरवाइज किया जाता, कंट्रोल किया जाता, देखा जाता, वैसा नहीं है। दैट मीन्स all are responsible. Then in such scenario, in such organization, you can easily go for growth or expansion or diversification. Clear हुआ? ठीक है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेम थिंग, जैसे मैंने बताया था कि मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है जब सीनियर डिसेंट्रलाइज कर देता है और आप अपने काम खुद से करने लगते हो। क्या किया आपने, इसका मतलब है कि आप डिसीजंस लेने लगते हो। मैनेजर का एक खास फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस, और वो डिसीजंस का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। इसीलिए डिसीजन मेकिंग करने के समय बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग काम करता है, बहुत ज्यादा सीरियसली लोग उस चीज को इवेलुएट करता है, देन डिसीजन को लेता है और इम्प्लीमेंट करता है। आपने क्या किया, नाउ यू मेक योर जूनियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली योर जूनियर्स डेवलप अ स्किल व्हिच इज नोन एज डिसीजन मेकिंग स्किल, मैनेजरियल स्किल, और अब वो फ्यूचर में सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी रेडी हो जाता है। यानी मैं आपको बताती हूँ, जब फ्रेशर्स होते हैं तो वो अपना काम सीखते हैं, ठीक है ना, 6 महीना साल भर वो अपने काम में लगाते हैं जिसके लिए उनको एक्चुअली रिक्रूट किया गया है। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा एडिशनल काम दिया जाता है। वो कौन सा काम, जूनियर लेवल का काम नहीं, ठीक है ना। किसी भी मैनेजर को क्लरिकल लेवल का काम असाइन किया जाएगा, ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट असाइन करता है ना, तो सीनियर असाइन करता है, तो क्या काम करेगा, वो अपने लेवल का काम असाइन करेगा ना अपने जूनियर को। समझ में आया? तो जब वो सीनियर के काम करने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको अलग अलग तरह के काम के बारे में पता चलता है। सीनियर्स क्या काम करते हैं, उनका काम कैसे होता है, ये भी उनको पता चलता है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल वो काम में तो वो एक्सपर्ट हो ही जाता है, साथ ही वो अपने हायर ऑर्डर के जो सीनियर्स हैं उनके भी काम करते करते उस काम के बारे में भी उसको आइडिया हो जाता है कि ये काम कैसे करना है, कैसे होगा। सो दैट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने क्या किया, तो अपने जूनियर एम्प्लॉय को तैयार कर लिया सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए। तो जब कभी सीनियर पोजीशन पे कभी कोई वैकेंसी होगा, कोई छोड़ कर जाएगा, आपको जरूरत होगा किसी को, तो आप एक्सटर्नली एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढने के वजह क्या करेंगे, आप इंटरनली उनको हायर कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने, क्योंकि आपको पता है ये कितना कॉम्पिटेंट है, उसने कितनी बार दिखाया है कि उसमें ये टैलेंट है, उसमें ये स्किल है। तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी साथ में आपका हो रहा होता है, जो कभी भी जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लेस को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। राइट, समझ में आई ये बात? ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग एक्चुअली बोलते, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, यानी सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो सीनियर पोजीशंस के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकता है। तो दीज आर द वे जिससे आप तैयार करते हैं, 4-5 साल में तैयार कर लेते हैं 2-4 लोगों को जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कैपेबल हो जाए।
ठीक है। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा होगा, वाइडर होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अब आप सबको पता है कि वाइडर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो अगर सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो क्या होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होगा। तो नैरो में डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की के बीच में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब वाइडर है यानी कि एक ही लेवल पे बहुत सारे लोग हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है ना। सिर्फ आपको आपके अंदर जो 20 लोग हैं उनके साथ करना है, और आपको आपके अंदर 2 लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है, फिर उसके नीचे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं उसके साथ कम्युनिकेट करना है, फिर उसके नीचे 8 लोग हैं उसके साथ कम्युनिकेट करना है। विच विल बी मोर इफेक्टिव। आपके अंदर अगर 10-20 लोग हैं तो आप सीधा उनको इन्फॉर्म कर दोगे। तो कम्युनिकेशन जितना कम हायरार्कियल लेवल होता है कम्युनिकेशन उतना फास्ट होता है और उतना इफेक्टिव होता है। जितना दूर चलता जाता है कम्युनिकेशन का इफेक्ट भी कम होते जाता है और कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन भी होते जाता है। इसको समझना है अगर, तो आपने कभी पास द पार्सल या फिर कम्युनिकेशन गेम का वीडियो देख लीजिए, होगा हमारे यहाँ भी। इसमें ट्रेन बना दिया जाता है, यहाँ इस एंड से उस एंड तक, और कुछ एक कम्युनिकेट करो एक आदमी को और बोलो कि लास्ट तक पहुंचना चाहिए कम्युनिकेशन। बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है या वैसे ही रह जाता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा था जहां तक आपको पहुंचाना था ये कम्युनिकेशन। लेकिन जब एक ही लेवल पे होंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, आप जो चीज एक्चुअली जो मैसेज आप देना चाहते हैं वही मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने में? तो डिसेंट्रलाइजेशन में कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एक ही हायरार्कियल लेवल पे मिल जाते हैं, लेवल ऑफ हायरार्की लिमिटेड होता है, तो कम्युनिकेशन फास्ट भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। यानी जिस पर्पज से और जो चीज कम्युनिकेट किया गया वही कम्युनिकेट होता है। लास्ट पॉइंट, इफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल। सेम वे इफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल का मतलब है कि जब मैनेजर्स लोअर लेवल्स पे एडिक्वेट अथॉरिटी दे देते हैं और उनको काम असाइन करते हैं, तो जो भी काम, जैसे प्रोडक्शन शेड्यूल में चेंज करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ में आया? मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेना है तो मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारे काम नहीं देखना है, बल्कि अपने अपने डिपार्टमेंट हेड को अपने अपने काम को देखना और कंट्रोल करना है। तो क्या ये इफेक्टिव होगा, या फिर जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा तो वो इफेक्टिव होगा? जल्दी बताओ कौन आंसर करेगा? या मनीष? मैम जो अपने लेवल का मैम मैनेजर है वो handle बिल्कुल, करेगा तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन का मैनेजर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बहुत कम रिलेटेड है उस जगह से। इसीलिए इट प्रोवाइड्स यू एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल, क्योंकि नियर जो पॉइंट है उसको आपने डिसीजन लेने के लिए और उसको आपने रिस्पॉन्सिबल बनाया है कमांड कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? अब डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंस आज शुरू में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था तो लगभग 15 मिनट 17 मिनट हमारा खराब हो गया। इट्स ओके। डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट। मैंने कहा ना कि कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना है और कहाँ पे सेंट्रलाइजेशन करना है, ये कुछ फैक्टर्स है जो जिस पर डिपेंड करता है कि आप करोगे या नहीं करोगे, राइट? ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा और ये बहुत खराब है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज थिंग्स। अगर ऐसा है तो आपको करना ही पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन, अगर ये ऐसा नहीं है तो आप सेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स लेटर ऑन। ठीक है, एंड देन पर्पस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दिन और लगेगा लगता है मुझे इसे खत्म करने में, इस टॉपिक को वाइंड अप करने में। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछो। और ये नोट्स मैंने क्या शेयर कर दिया है, जल्दी बताना ग्रुप में शेयर किया है या नहीं। प्रियंका? ये सब एक बार रुकिए, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यस मैम, कर दिया आपने। ठीक है, तो एक दिन और लगेंगे। इस क्लास को खत्म करके हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे स्टाफिंग, जो नेक्स्ट फंक्शन है।
1 2 3 4 5 अच्छा सॉरी यस आप कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी सब लोग म्यूट रखिए, जिसका टर्न आएगा वो करेगा। Excuse me, ma'am. 1 या Excuse me, ma'am. यस मैम रोल नंबर 100 अमन का ड्यू टू नेटवर्क हैंग उसका वीडियो और माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि ऑन हो जाए, बट नेटवर्क हैंग करने की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कोई इन्फॉर्म बात कर नहीं, दिया। ठीक ठीक बता देना उसके टाइम में। रोल नंबर 100 ठीक है। 1 यस मैम, रोल नंबर 1 2 3 4 Yes, ma'am. 5 5 Yes, ma'am. 5. 6 Yes, ma'am. 6. 7 Yes, ma'am. 8 यस मैम 9 10, ma'am. 10 9. ठीक है 10 Yes, ma'am. 11 12 Yes, ma'am. 13 14 Yes, ma'am. 15 रोल नंबर 3 मैम। क्या हुआ? मैम रोल नंबर 3 रोल नंबर 3 2 मिनट वेट करो, ठीक है ना? बना दिया अभी मैंने, खैर बना दिया। 15 मैम 15 Present, ma'am. Present, ma'am. 16 16 16 present, ma'am. 17 Present, ma'am. 18 19 Ma'am. 18. Yes, ma'am. 20 21 21 22 Present, ma'am. 22. 23 24 प्रेजेंट मैम 24 25 मैम 24 हो गया ना? हो गया 26 27 28 Yes, ma'am. 29 29 30 31 Yes, ma'am. 31. 32 33 Yes, ma'am. 34 Yes, ma'am. 34. 35 36 Present, ma'am. 36. 37 38 यस मैम 38 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes, ma'am. 42 43 44 Yes, ma'am. 44. Yes, ma'am. Present 43. 44 तो समझ में आया, बाकी कौन नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. 44. Present. 44 ठीक है, कोई एक और ही 43 ठीक। 45 Present, ma'am. 45. 46 47 Present, ma'am. 26. 47 प्रेजेंट, ओके 48 हो गया। 48 present, ma'am. 49 48. 49 50 यस मैम 50 51 Yes, ma'am. 52 53 54 55 Yes, ma'am. 55. 56 57 Present, ma'am. 58 Yes, ma'am. 59 59 60 Present, ma'am. 61 62 63 64 मैम 65 63 Yes, ma'am. 65. ठीक है हो गया 60 मैम Ma'am. 63 Ma'am, Ma'am, 46. 65. हाँ ठीक है 65 66 Ma'am. 53. मैम 63 हो गया मनीष। Ma'am, 46 present. अब बस 46 हो चुका है, कितनी बार बनवाओगे अपना अटेंडेंस? Okay, thank you, ma'am. और कौन है? Ma'am, 23. 50 3. Ma'am. 53. ओके ठीक है 59 60 तक हो चुका है, सॉरी 61 62 63 64 65 ये सब भी हो चुका है। Yes, ma'am. 66 ठीक है हो चुका है। 66 67 68 Present, ma'am. 69 Present, ma'am. अंकित तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? मैम थोड़ा सा लेट हो गया मैम आज, बस सॉरी मैम। अलाउड है ऐसे क्लास करना? नो मैम, नेक्स्ट टाइम से नहीं रिपीट होगा मैम। हर बार बोलते हो तुम, कभी तो अपने वर्ड्स का भी कुछ मोल रखो। 70 69. Yes, ma'am. 70. 69 हो चुका।
70, 71, Yes, ma'am. Ma'am, 70. done. 71, 72, Present, ma'am. 73, 74, Yes, ma'am. 75, 76, Present, ma'am. 77, 78, Present, 70 ma'am. 79, 78, ma'am. हो गया 80, मैम 73 का म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा. 73, Present, ma'am. 73, okay, done. Yeah, 80, Yes, ma'am. 81, 81, 82, 83, 82. Ma'am, 82. 83, Present, ma'am. 84, 85, Yes, ma'am. 85, ma'am. 86, Present, ma'am. 86. 87, Present, ma'am. 88, 89, 89, 90. म्यूट कर लीजिए प्लीज. 91, Yes, ma'am. 91. ठीक. 90 भी है क्या? Yes, रिद्धि? ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके. 92, Yes, ma'am. 93, Ma'am, 93 का unmute नहीं हो रहा है. 94, ओके डन. Yes, ma'am. 94. 95, 96, 93, ma'am. 93 हो चुका. 95, 96, 97, Yes, ma'am. 97. 98, 99, Yes, ma'am. 99. 100 Yes, ma'am. हो Aman. गया. ठीक है. हो गया 100, 101, Yes, ma'am. 102, Ma'am, 101, 101. 101, 102, 103, 104, 105. That's it. Batch 1 का हो गया. मैम 40. मैम Ma'am, roll 4 दीजिए, ma'am. batch एक one एक का. करके बोलो. एक एक करके बोलो. 92. 92. Ma'am, Ma'am, 4. एक मिनट. 96, Yes, ma'am. मैम 40. 96. एक मिनट. 90 Ma'am, सब एक साथ मत 40, बोलो. 40. 92 हो चुका है. Ma'am, और- 26. 26 आपने नहीं बोला था क्या? Ma'am, unmute नहीं हो रहा था. कोई 40 भी बोल रहा था. 40 Yes, है क्या? ma'am, 40 40. हो चुका. 40 भी हो चुका. Roll 4. Ma'am, मेरा 26. मैं देख रही हूँ. 26 बना दिया. Ma'am, 96. Thank you, ma'am. सब हो चुका. बाकी 4, ma'am. 4 is done. डन. ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं. थैंक यू. Ma'am, 73. क्या हो गया? 73 आपने बोला नहीं था क्या? No, ma'am. Leave हो गया. हो चुका है. 73 हो गया. तुम्ही ने कहा था ना कि उसका माइक म्यूट नहीं हो रहा. अनम्यूट तो बना दिया उसका. बार बार मत क्रॉस चेक करो. ठीक है. बैच 2. Just a minute. One, two, 2 present, ma'am. 3, 3, 4. म्यूट कर लीजिए. 3, 4. म्यूट करो. रोल नंबर 5. किसके यहाँ से ये आ रहा आवाज? 5. देख लिया. बना दिया. 6, 7. Yes, ma'am. 7. 8, Present, ma'am. 8. 9, 10. Present, ma'am 10. 11, Present, ma'am. 11. 12, Present, ma'am. 12. 13, Yes, ma'am. 13. 14, 15, Yes, ma'am. 15. 16, Present, ma'am 17, Present, ma'am. 18, Yes, ma'am. 18. 19, 20, 21. Present, ma'am. Okay. 21 done. 22, 23, Present, ma'am. 24. 23.
43 Okay. पे चल। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैम क्या पढ़ा रही है? सब कुछ लग रहा है कि कुछ भी पढ़ा रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा? समझ में आता है कुछ या नहीं? बैच 2 मैं Yes, इसलिए ma'am. पूछ रही हूँ कि nobody responds Yes, from ma'am. बैच 2. जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ बैच 1 का ही कोई बच्चा रिप्लाई करता है। गलत करे सही करे दैट इज डिफरेंट थिंग। बैच 2 के बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 ही वजह हो सकती है, या तो नहीं समझ में आ रहा है या फिर पता नहीं, तुम ही बताओ फिर दूसरा क्या वजह हो सकता है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो पूछो, ठीक है ना, क्योंकि यू कैन नॉट एस्केप दिस, ये तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, राइट? तो आप कब तक इसको टालेंगे अगर नहीं समझ में आएगा कोई चीज तो। 24 Yes, ma'am. टाइम से आप लोग भी आंसर करेंगे। 25, Yes, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, 29, 30। Yes, ma'am. 29 है क्या? 29 का माइक Okay. अनम्यूट नहीं हो ठीक रहा है है। ठीक है। 30, 31 दोनों Yes, ma'am. हो गया, 30. हो चुका। 31, Yes, ma'am. 32, 33, Yes, ma'am. 34, 35, Present, ma'am. 34 भी है क्या? Yes, ma'am. 35 भी है, 36, 35 है क्या? 36, 37, 38, Yes, ma'am. 39, 40, Present, ma'am. 41, 42, Yes, ma'am. 43, 44, Ma'am, 42. 45 हो गया, 46, Yes, ma'am. 46. 47, 48, मैम 48 का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है 49, नेटवर्क इशू के कारण। Yes, ma'am. मैम प्लीज बना दीजिएगा। 50, 51, 52, Ma'am, roll number 50 present. ओके 51 भी प्रेजेंट है। 52, Present, ma'am. 53, 54, 55, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, 59, 60, 61, 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, 66, 67, 68, 67. Yes, ma'am. 69, Present, ma'am. Present, ma'am. 69. done, 71, 71, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, 74, 75, Present, ma'am. 76, 77, 78, Present, ma'am. 79, 80, 81, Present, ma'am. 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Present, ma'am. 90, Present, ma'am. 90, 91, Present, ma'am. 92, 92, 93, 94, 95, Present, ma'am. 95. ठीक है, 96, Yes, ma'am. 96. 97, Yes, ma'am. 97. 98, Present, ma'am. 99, 100, 101, Ma'am, 98, ma'am. मुझे सुनाई देता है कितनी बार बोलूं ये बात, ठीक है। 100, 101, 102, 100, 103, 104, 105, Yes, ma'am. 104. 106, 107, Present, ma'am. 107. 108, Yes, ma'am. 108. 109, 110, 11, 12 ये सब तो नहीं है ना? 107 हो गया, ma'am. यस, 110 हो गया, 110 हो गया, 92 हाँ हो चुका। 110 के बाद कोई है क्या? नो, No, मैम 92 हो गया। हो गया। और कोई? 61, ma'am. Ma'am, 65. 61 और 65 आप कहाँ चले गए थे? Ma'am, 70 हुआ है. क्यों पूछ रहे हो? तुमने बोला है, Yes, ma'am. बोला है तो फिर बना ही होगा, मत पूछो। यस, 61 पूछ रहा है ना? Yes, ma'am. या आपका नहीं बना था? और किसका नहीं बना है? मैम 61 का मैम माइक अनम्यूट नहीं 61 हो हो गया, और कौन नहीं है? Ma'am, 102. Ma'am 55.
55 देखो अब 102 भी आ गया, मुझे दूसरा क्लास भी है 102 बना हुआ है। प्लीज डोंट क्रॉस चेक, वो बन गया अगर आपने बोला है तो। अगर किसी का वैलिड रीजन है कि माइक अनम्यूट है, आप बाहर चले गए तो बोलिए। 61 हो चुका, और कोई? 70 मैम। 70 यस मैम। 70 मैंने कितनी बार बोला कि तुम्हारा बन चुका है, डोंट आस्क, मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी तुमको। थैंक यू। और कोई है क्या? थैंक यू। एनीबडी एल्स? नो, ठीक है, यू कैन लीव नाउ। मैम रोल नंबर 55 मैम। ठीक है, मैं देख लूंगी। 55 का मैम अनम्यूट नहीं हो रहा माइक। वो कब से पूछ रहा है? 55 ना